तो ये पार्ट 2 होगा, मतलब पार्ट 2 होगा कि पार्ट 3 होगा? पार्ट 3 होगा, है ना? ठीक है। सिर्फ इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वही चीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें से आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले कई टॉपिक पढ़ने हैं, बट आज का जो पहला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। पहले तो ये समझो कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। जो ये नाम आया ना कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, अगर किसी भी फर्म का गुडविल निकालना हो तो एक तरीका होता है सुपर प्रॉफिट का। अब सोचो कि तुमने कोई एक फर्म खोली जिस फर्म की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी या कैपिटल था, वो कैपिटल था 10 लाख रुपए, और सेम वही चीज़ 2-3 लोगों ने भी खोल करके रखी है मार्केट में। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? तुम समझ रहे हो लक्की? हाँ, तुम्हें भी समझना है ये चीज़। अगर तुम समझ गए तो मैं समझ लूँगा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम नहीं समझे तो मैं समझूंगा कि मैं ख़राब पढ़ाता हूँ। रीज़न समझो। जैसे मैंने कोई फर्म खोली, मैंने उसमें 10 लाख का कैपिटल लगा दिया, और इसी तरीके से 4-5 लोगों ने ही फर्म खोली है, उसी एरिया में फर्म खोली है, सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम सर्विसेज के लिए, और उन्होंने भी 10-10 लाख ही लगाए हैं। जब सबसे पूछा गया, मुझसे पूछा गया कि तूने क्यों फर्म खोल दी, मैंने बोला यार मुझे यही करने का साधन मिला, मैंने फर्म खोल दी, मुझे लगता है प्रॉफिटेबिलिटी है। फिर मुझसे पूछा गया कि तू कितना कमा लेगा, तो मैंने बोला मैं 10% कमा सकता हूँ। एंड व्हाट आई थॉट इज 10% रेट ऑफ रिटर्न आएगा मुझे। मैंने 10 लाख लगाया तो मैं साल भर में 1 लाख तो कमा ही सकता हूँ इस फर्म से। अब दूसरे से पूछा गया कि तू कितना कमा सकता है, तूने कितना लगाया, तो उसने भी बोला मैंने 10 लाख रुपए लगाया है, मैं भी 10% का रिटर्न निकाल सकता हूँ, 1 लाख रुपए निकाल सकता हूँ। तीसरे से पूछा, तीसरे ने भी यही बोला कि मैंने 10 लाख लगाया है, 10% का रिटर्न मुझे मिलेगा। यानी कि मार्केट में जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितने परसेंट चल रहा है? 10%। गॉट इट और नॉट? मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, लेकिन जब साल भर के बाद प्रॉफिट हुआ तो मैंने कमाए 1,20,000 रुपए, बगल वाले ने कमाए 1,30,000 रुपए, उसके बगल वाले ने कमा लिए 80,000 रुपए, और एक और था तो वो 1 लाख रुपए कमाया। प्रॉफिट वेरिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक्चुअली ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उसके हिसाब से सबको उतना ही मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। वो एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप अगर सही से काम करोगे, मार्केट ये कहता है कि मार्केट आपको इतना रिटर्न दे देगा, लेकिन मैं 1 लाख कितना कमा रहा हूँ? 1,20,000 रुपये कमा रहा हूँ। यानी कि अगर मार्केट रिटर्न क्या देता है? मार्केट रिटर्न 10% का देता है मेरे कैपिटल पर। मेरे कैपिटल लगाए थे 10 लाख रुपए, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 10 लाख रुपए था। 10 लाख का मतलब मैंने 10 लाख रुपए लगाए थे। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा, रेट ऑफ रिटर्न 10% होगा। तो मुझे एक्चुअली में नॉर्मली मिलना कितना चाहिए था भैया? मुझे मिलना कितना चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैसे? 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए होता है, तो इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए था। लेकिन बबुआ मैंने अभी कमा कितने लिए? एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया? एक्चुअल प्रॉफिट आया 1,20,000 रुपए। मैंने बोला ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेनी, तीनों चीज़ें क्वेश्चन में ही लिखी होती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। मामला यहीं से शुरू होता है। सोचो 10% मार्केट रेट का मतलब होता है कि एवरेज में ये चीज़ मिलनी चाहिए, सभी को मिलनी चाहिए, 1 लाख रुपए ही इनकम होना चाहिए। मिल रहा है 1,20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? कुछ तो रीज़न होगा, कोई तो कारण होगा जो मुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा की कमाई हो जा रही है। दैट इज़ माई गुडविल।
वो मेरा नाम होगा, वो मेरा नाम होगा, मेरा रसूख होगा, मेरा रुतबा होगा, मेरे पेटेंट, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें होंगे, मेरी गुडविल होगी, गुडविल, नाम, शोहरत, जिसके वजह से ये 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया था, अगर मैं कोई स्टेटस लगाता हूँ, मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ, कोई अच्छी सी लाइन जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, नो कमेंट्स, कोई कमेंट नहीं आते, लेकिन मेरी ही लाइन उठा करके मोदी जी लगा दे तो बहुत ढेर सारे कमेंट्स आएंगे, बहुत ढेर सारे लाइक्स आएंगे, लाखों करोड़ों। फर्क क्या है? फर्क किसका है? गुडविल का है। और यही चीज़ यहाँ पे भी आ रही है। मुझे कमाना था 1 लाख, नॉर्मली 1 लाख मिल रहा है 1,20,000, जो ये 20,000 एक्स्ट्रा मिला हुआ है, इसी को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भैया हमको एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा मिला है, यानी कि 1,20,000 मिला है, और नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए था 1 लाख। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये ये सुपर प्रॉफिट है, ज़्यादा मिल रहा है। और ये सुपर प्रॉफिट किसकी वजह से मिलता है? गुडविल की वजह से मिलता है। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट, आधा नहीं लिखूंगा, तुम लोग भी आधा लिखने लगते हो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये होता है, मतलब जैसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है वो है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे ऐसे ही कर दो, 20,000 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये, और यही हो जाएगा आंसर। आंसर मतलब कि गुडविल कितनी आ गई? 40,000। अमित समझ में आया? तुम्हें समझ में आया? शशांक आपको? लक्की तुम्हें समझ में आया? सही में? क्या बात है, ऐसे ही हाँ हाँ बोल दे रहा है। कोई बात नहीं, बायोलॉजी के ये समझ में आया कि नहीं जी? रेफरेंस के लिए हाँ बोलो। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। होता क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब होता है कि मैंने बोला था कि गुडविल कब कैलकुलेट की जाती है। गुडविल 2 तरह की होती है, समझ रहे हो? गुडविल 2 तरह की होती है, एक होती है परचेज्ड गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमें कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किसका करना होता है? परचेज्ड का। सेल्फ जनरेशन गुडविल का कैलकुलेशन नहीं होता, ठीक है? तो परचेज्ड गुडविल का कैलकुलेशन करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी फर्म को खरीद लूँ, मैंने सोचा कि चलो ये बगल वाली जो फर्म है उसको खरीद लेते हैं, तो मैं क्या सोच करके खरीदूंगा यार? मैं यही सोच करके खरीदूंगा ना कि ठीक है ये फ़र्म खरीदूंगा और इसमें मैंने लगाया 10 लाख रुपए, और अगर मैं इसमें 10 लाख रुपए आज लगा रहा हूँ तो मुझे मैं अगर ये लॉस में जा रही होगी तभी तो बेच रहा है, कोई तो कारण होगा जो बेच रहा है। तो मैं कितने साल बाद इसके नॉर्मल गुडविल से पैसा कमाऊंगा और कितने साल बाद अपनी गुडविल के थ्रू इससे कमाऊंगा, यानी कि इसके गुडविल के थ्रू मुझे कितने साल में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2 है, तो 2 का मतलब यहीं से मल्टीप्लाई कर लो कि भैया हमारा गुडविल का वैल्यू 40,000 हो जाएगा। मतलब एक वो ईयर है जितने सालों में वो उस गुडविल से पैसा कमा ले। किस गुडविल से? फर्म की गुडविल से पैसा कमा ले, ठीक है? वही है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड समझ में आ गया? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का। कहता है अ बिजनेस अर्न, क्वेश्चन नंबर 12 है, अब एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़, अ बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 3 लाख ड्यूरिंग लास्ट फ्यू ईयर्स। ओके, एक फर्म ने, क्वेश्चन नंबर 12 है ऑफ SC शर्मा, एक फर्म ने कुछ सालों का एवरेज निकाला। कितना जी? कहाँ गया? एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? क्वेश्चन में जो दिया है मैं वही लिख रहा हूँ, 3 लाख बीते कुछ सालों का।
ये एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ द बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 20%? हाँ 10% है, 10%। आगे क्या कहता है? आगे कहता है द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज 22 लाख, ठीक है। एंड 5,60,000 एंड 5,60,000, 5,60,000 ये एसेट होगा और ये लायबिलिटी होगी, है ना। नेक्स्ट आगे क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल वैल्यूड किस में है? 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो समझो इस बात को, लिखना बंद कर दो, समझो, मैं टाइम दे दूंगा। हुआ क्या? क्वेश्चन कहता है कि एक फर्म एवरेज प्रॉफिट 3 लाख रुपए कमा रही है, ऑब्वियस सी बात है कमा ही रही होगी। आगे कहता है कि इसका रेट ऑफ रिटर्न 10% रहा होगा। इसका रेट ऑफ रिटर्न इसने अपने से ही बोल दिया कि 10% है। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज 22 लाख माइनस 5,60,000। इसने खुद से बता दिया। एक बात बताओ, इसका इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है ना, क्योंकि हम एसेट को लायबिलिटी से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने फर्म में कितना पैसा लगाया, उसी के हिसाब से तो रिटर्न देखेंगे ना। ओपनिंग कैपिटल कह सकते हैं। किसको? नहीं ओपनिंग कैपिटल नहीं कह सकते, अलग चीज़ है वो। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। तो टोटल एसेट्स कितने हैं? 22 लाख। और आउटसाइड लाइबिलिटीज़ कितनी है? 5,60,000। ये कितना आ गया? 22 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा जी? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17, 16,40,000, 16,40,000। ये आ गया इसका कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि इसने अपनी तरफ से लगाया था 16,40,000। ठीक, इसका मतलब है कि अगर मैं इसका रेट ऑफ रिटर्न देखूं तो इसको नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना इसने लगाया मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 16,40,000। भैया कैपिटल एम्प्लॉयड इतना ही है ना? 22, 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है। और 16,40,000 गुणा रेट कितना है? 10 डिवाइड बाई 100। इसका आंसर कितना आ गया? 1,64,000। 1,64,000। 1,64,000 क्या आ गया? नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब होता है कि जितना तुमने कैपिटल लगाया, कितना कैपिटल लगाया? 16,40,000 लगाया। इसके हिसाब से तुमको 1 साल का प्रॉफिट जो होना चाहिए वो 1,64,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा प्रॉफिट कितना बता रहा है? ये तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का बता रहा है। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे एक्चुअल प्रॉफिट्स तुम्हारे नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा हैं। तो ये सुपर प्रॉफिट का केस बनता है कि नहीं बनता है? आओ सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
नो एक्चुअल या फिर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। समझ रहे हो जी? एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है 3 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ है 1,64,000। तो ये कितना आ जाएगा, घटा करके बताओ। 1.5 लाख तो ऐसे ही घट गया, 1.5 लाख में से फिर हाँ 1,36,000, 1,36,000। मैं ब्लाइंडली भरोसा कर रहा हूँ तुम पे। निकाल लो ऐसे। हाँ वैसे ब्लाइंडली किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। रुको मैं भी निकाल लेता हूँ, क्या करें। 300 माइनस 164, 136 करेक्ट आंसर है भैया, 136 करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ ही गया, तो सुपर प्रॉफिट के बाद यहाँ से आगे नीचे यहाँ से मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा लाइन खींच करके, गुडविल निकल ही जाएगा। गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो यही फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 1,36,000 मल्टीप्लाई 2.5, ये आ जाएगा आंसर 3,40,000। ये हो जाएगा आपका आंसर, और यही आपका आंसर आया भी हुआ है। आपको ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बात समझो, यहाँ पे तो क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में 3 साल का या 4 साल का प्रॉफिट दे देता, बोल देता 2016 का प्रॉफिट ये है, 2017 का प्रॉफिट ये है, 2018 का प्रॉफिट ये है लेकिन इसमें एबनॉर्मल लॉस जुड़ा हुआ है, 2019 का प्रॉफिट ये है लेकिन इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, और 2019 के प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन हो गया है ना। तो फिर क्या करते, तो फिर पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते और उसका क्योंकि अभी हमने सिखाया है पार्ट 2 में सिखाया है मैंने, पार्ट 2 में लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते, तो जैसे ही एवरेज प्रॉफिट निकालते तो ये हिस्सा हमारे पास चला आता। नॉर्मल प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि कैसे निकल आता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता ही है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। जितना कैपिटल लगाया उसका रेट नॉर्मल रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। वॉट इट और नॉट? सर ये ओपनिंग कैपिटल से अगर क्वेश्चन दिया हो तो कैसे निकालेंगे? कहाँ दिया है, आप क्वेश्चन ले आना, ठीक है। क्योंकि मैं बीच में क्लास अभी डिस्टर्ब करूँगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इस पर डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है इफ़ यू डोंट हैव द क्वेश्चन, ओके। और बाकी जो चीज़ें बीच बीच में आएंगी मैं उसको तो वैसे ही भी समझाता जाऊँगा। गुडविल के कैलकुलेशन का अगला मेथड जो है वो अगला मेथड भी देख लेते हैं। सो एक टॉपिक मेरा ख़त्म हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड ख़त्म हो गया। बाकी मैंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप उसे देख लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा ख़त्म है और कुछ है नहीं सुपर प्रॉफिट में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ की कैपिटल को जान लेना और उसके कैपिटल के थ्रू गुडविल का पता लगाना, वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जैसे अभी कुछ देर पहले ही मैंने बात की थी कि सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है और सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकलता है। हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 1 लाख। क्वेश्चन था ना कि हमने 10 लाख, हमारा यही क्वेश्चन था अभी कुछ देर पहले कि मैंने एक बिज़नेस खोला जिसमें मैंने कैपिटल 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है। उसी तरह का बिज़नेस कोई और भी खोल रहा है, वो भी 10 लाख का लगा रहा है कैपिटल, कोई और खोल रहा है वो भी 10 लाख का कैपिटल लगा रहा है, कोई और खोल रहा है वो भी 10 लाख का कैपिटल लगा रहा है। जब प्रॉफिट देखा गया और रेट ऑफ रिटर्न पूछा गया तो सब लोगों ने बोला कि भैया मार्केट का रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं 1 लाख का फ़ायदा मुझे होगा, 1 लाख का फ़ायदा मुझे होगा। सब कह रहे हैं कि 1 लाख का फ़ायदा होगा, सब एवरीबडी, है ना। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो कोई 80,000 कमा रहा है, कोई 90,000 कमा रहा है, कोई 1,20,000 कमा रहा है, कोई 1,30,000 कमा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसने 80,000 कमाए या 90,000 कमाए उसने रेट ऑफ रिटर्न से कम कमाए, तो उनका तो बात छोड़ देते हैं। लेकिन जिसने 1,20,000 कमा लिया, 1,25,000 कमा लिया, उसका क्या, उसकी गुडविल कहीं ना कहीं अच्छी होगी, पर उसकी गुडविल कितनी है
ये पता लगाने के लिए कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरीके हैं। एक मेथड है, क्या मेथड है जी? नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड ना, वही उसी को नॉर्मल कहते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक तरीका है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है ये भी समझो। जैसे इसने बोला कि अगर आपके पास सिर्फ एवरेज प्रॉफिट है तो आप उसके हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लो, और अगर आपके पास सुपर प्रॉफिट है तो उसके हिसाब से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लो। देखो, इसको हमारे अपने एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि हम वही एग्जाम्पल देंगे, बुक का एग्जाम्पल नहीं देंगे। बुक का एग्जाम्पल देने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, और ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। सो बेसिक समझा देता हूँ, क्योंकि बेसिक ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब होता है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन दे ही देते हैं, क्या मतलब है से परेशान करने का। कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसे टोटल एसेट ऑफ अ फर्म आर, एक क्वेश्चन है यहीं पे बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि टोटल एसेट एक फर्म का है 4,20,000, ठीक, और द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म आज 2,20,000, और लाइबिलिटी है इसकी 2,20,000। ओके, गॉट इट। तो यहीं पे हमको एक चीज़ पता चल जाएगी कि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा भाई? 4,20,000 में से 2,20,000 घटाओगे तो कितना आएगा? 2 लाख आएगा। इसका मतलब कि इसका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख रुपए है। हालांकि ये 2 लाख रुपए लिखा नहीं हुआ है क्वेश्चन में, बट हमें ऐसे एसेट देखते ही, लायबिलिटी देखते ही समझ में आ जाता है कि भैया एसेट से लायबिलिटी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। आगे देखो क्या कहता है। कहता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और क्या है? द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 32,000। एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय फर्म इज कितना है जी? किधर गया? 32,000। 32,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करने को बोल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से। गुडविल को कैलकुलेट करने को बोल रहा है कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसका मतलब क्या है? ये कहता है कि देखो बाबू, टोटल एसेट 4,20,000 है, लायबिलिटीज़ 2,20,000 है, तो तुम तुरंत समझ गए कि अच्छा तो इसने कैपिटल कितना लगाया होगा? 4,20,000 माइनस 2,20,000 इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपए, तो इसका कैपिटल 2 लाख होगा। रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है? 10%। और अगर रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम सोचोगे कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा। नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए इसको? 2 लाख, ये होता है ना कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, ये रेट है। आप देखोगे कि नॉर्मल प्रॉफिट इसको होना चाहिए था कितना? 20,000। समझो, हालांकि इसमें नॉर्मल प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बता दूं, कैपिटलाइजेशन मेथड ये कहता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो तुम्हारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर होता है। जो तुम्हारी गुडविल बनती है वो तुम्हारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बेस पर होती है। इसका मतलब ये है, अगर तुमने 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया और रेट ऑफ रिटर्न 10% चल रहा है, तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है 20,000 ही प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 32,000 का, तो ऑब्वियस सी बात है या तो तुम झूठ बोल रहे हो
कि तुमने मात्र 2 लाख रुपए का कैपिटल लगाया है, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तो तुम्हारे इस एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, तुम्हारे कैपिटल एम्प्लॉयड से ज़्यादा है, इसलिए तुम ज़्यादा कमा रहे हो, मार्केट रिटर्न से ज़्यादा कमा रहे हो ना तुम। लेकिन इसने बोला मार्केट रिटर्न को मैं गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि मार्केट रिटर्न तुम्हारे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए भी वही है, तुम्हारे लिए भी। जब एक चीज़ ऐसी जो सबके लिए सेम लागू हो रही है तो वो तो गलत नहीं हो सकती। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑरा बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुडविल बहुत अच्छा है। तो इसने बोला कि ठीक है, बताओ भाई मेरा कितना का गुडविल होना चाहिए। तो इसने बोला कि तुम अगर 20,000 कमाते तो 20,000 इसलिए कमाते क्योंकि मार्केट रेट 10% चल रहा है, और तुमने 2 लाख रुपए लगाए हैं तो मार्केट रेट 10% चल रहा है, इसलिए तुम 20,000 रुपये कमा लेते। तो तुमने बोला लेकिन मैं तो 32,000 कमा रहा हूँ। तो उसने बोला कि अच्छा रुको, 32,000 कमा रहे हो, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट अर्नड, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो तुमने प्रॉफिट अर्न किया है उसके हिसाब से देखे तो एक दूसरा आदमी, क्योंकि तुम्हारा ऑरा इतना अच्छा है सूरज कि तुमने 32,000 रुपये कमा लिए 2 लाख रुपए लगा करके। लेकिन अगर किसी दूसरे आदमी को 32,000 कमाने पड़ते तो उसको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, उसको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता। तो 32,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट, यानी कि प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट। ये फॉर्मूला मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा ये जी, 3,20,000। इसका मतलब ये है तुमने तो 2 लाख रुपए लगा करके 32,000 कमा लिए, लेकिन इसी 32,000 को कमाने के लिए दूसरे को कितने रुपए लगाने पड़ते, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता, 3,20,000 करना पड़ता। यानी कि तुमको फ़ायदा कितने रुपए का हो रहा है, तुमको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। गुडविल इज इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब ये है कि तुझे 3,20,000 का फायदा हो रहा है मात्र 2 लाख रुपए लगा करके, मात्र 2 लाख रुपए लगा करके। इसका मतलब कि जो तुझे 1,20,000 रुपए का जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो सपोर्ट तेरा कैपिटल नहीं है, तेरा गुडविल है, तेरा ऑरा है, तेरा नाम है सूरज। तब तो तू एक्स्ट्रा 1 लाख, हाँ सूरज मतलब मैं, मुझे ही बोलते हैं ना, मैं अपने आप को सजेस्ट करता हूँ मैं किसी और को क्यों बोलूँ, है ना। गुडविल, इसका मतलब गुडविल क्या है, इसने भी तो गुडविल निकाली है, लेकिन इसने किस बेस पे गुडविल निकाली है जी। इसने जो गुडविल निकाली है ना सर, इसने गुडविल निकाली है आपकी कैपिटल की वैल्यू के बेस पर। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ ये कौन सा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ SC शर्मा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करूं तो हो जाएगा। इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, इसमें लिखना पड़ेगा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, super profit method if number of years purchase is 2। मान लेते हैं 2 है, तो समझो इसको कैसे होगा। हमारा सारा मामला यहीं तक आएगा, इस कैपिटलाइज्ड वैल्यू की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अच्छा हमको ना डायरेक्टली निकालना था। हमारे पास प्रॉफिट कितना आया है, हमने एक्चुअली प्रॉफिट कमाया है 32,000 का प्रॉफिट कमाया है, जबकि हमको कमाना चाहिए था 20,000 का, यानी कि 32,000 का कैपिटलाइज वैल्यू निकालेगा तो 3,20,000,
3,20,000 माइनस 2 लाख, क्योंकि 2 लाख एक्चुअली में कैपिटल लगाया हुआ है। लगाना इतना चाहिए था, लगाया इतना हुआ है, तो जो एक्सेस का फ़ायदा मिला मुझे वो गुडविल है। अब यही चीज़ यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो। अभी हम सुपर प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट पर आए हैं, है ना। मैंने एक यहाँ पे बताया था ना कि कैपिटलाइजेशन मेथड और प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब यहाँ पे है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको समझते हैं, सारी चीज़ें यही दी रहेंगी। आपके पास क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका, 2 लाख रुपए है। आपका नॉर्मल प्रॉफिट है 2 लाख और एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 3,20,000। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल दो ना सर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो इस बात को समझो, मैंने यहाँ पे क्या निकाला है, कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट निकाली है। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने निकाला है ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट डिवाइड बाय 100 करके निकाला है। आपको ऐसे तो निकालना ही पड़ेगा। एक्चुअल प्रॉफिट दे ही दिया है फर्म का, तो आप डायरेक्टली निकाल लो। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है जी 32,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए, मैंने निकाला था कि भाई 20,000 आना चाहिए। तो यही तो है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या है 12,000 रुपीज़। समझ में आ रहा है जी, सुपर प्रॉफिट 12,000 रुपीज़ आया। अब यहाँ से गुडविल की वैल्यू निकाल दो। गुडविल का क्या होगा, गुडविल का फॉर्मूला मैंने बताया था, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो भैया गुडविल कितना निकलेगा 12,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा 1,20,000। अच्छा इसकी ज़रूरत पड़ी क्या, इसकी ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ी। इसकी ज़रूरत पड़ी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर यही कह देता कि कैपिटलाइजेशन मेथड से मत निकालो, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालो, तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसकी ज़रूरत पड़ जाती। तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फॉर्मूला यही है, समझ रहे हो जी। हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक क्या है, क्योंकि हमने तीनों जो हमारे मेथड्स होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 तरीके के मेथड होते हैं ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड नॉर्मली मैंने समझा दिया, एक क्वेश्चन समझाया क्योंकि मुझे अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। आगे बढ़े, अगला टॉपिक क्या, हाँ उसी के नीचे है ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चलो देखो, अगला जो टॉपिक है, क्या हुआ, नहीं, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अगला टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल when there is change in profit sharing ratio, there is प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ये पढ़ना है कि यार देखो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे तो गुडविल के ट्रीटमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, चलें लिख लो इसे। हाँ
हाँ बोल दो कि सर थोड़ा धीरे बोलिएगा। इसको मैं पॉज कर देता हूँ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो, अगर मैं बात करूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देखो एकदम नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक को डीपली अंडरस्टैंड करना। जैसे मैंने इस बात पे बात की थी कि ए, बी और सी पार्टनर हैं, 3:2:1 का रेशियो लेते हैं। ये मान लो कि ओल्ड है, आपस में कभी ये मिले होंगे, इन्होंने बोला होगा बिजनेस करेगा भाई, तो इन्होंने आपस में बोला होगा हाँ हाँ चल करते हैं। तो ए ने बहका लिया होगा भाई मैं 3 लाख रुपए लगा रहा हूँ कैपिटल में, बी 2 लाख रुपए लगा रहा है, सी 1 लाख रुपए लगा रहा है। तो आपस में इन्होंने ऐसे ही कह दिया होगा कि चलो 3:2:1 का शेयर लेंगे प्रॉफिट का। इन फ्यूचर यानी कि अब इनको ये समझ में आ गया कि नहीं नहीं एक काम करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं कि भाई ना तो मैं ज़्यादा लूँगा ना तो तू कम लेगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि सी का रेशियो कम था, क्योंकि सी ने पैसे कम लगाए थे, बट सी के पास स्किल्स बड़ी अच्छी हैं, सी काम भी करता है, ए काम नहीं करता, ए ने बस पैसे लगा दिए। तो आपस में इनको कुछ झगड़ा हुआ होगा, कुछ भी कोई भी रीज़न हुआ होगा, इन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया कि इन फ्यूचर अब हम 1:1 का रेशियो लेंगे। तो बबुआ अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब समझो कि होता क्या है। पहले जब प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट का मतलब एक तरबूज, जब पहले प्रॉफिट होता था तो उस तरबूज के 6 हिस्से किए जाते थे। उस 6 हिस्से में से 3 हिस्सा अकेला ए ले लेता था। आप पूछोगे सर 6 कहाँ से आ गया, 8 भी तो कर सकता है। नहीं कर सकता, क्योंकि इनका शेयर ही है 3, 4, 5 और 1, 6, टोटल मिला के 6, यानी कि तरबूज का 6 हिस्सा होगा। अब इस 6 हिस्से में से 3 हिस्सा अकेला ए ले जाता था, बी अकेला 2 हिस्सा ले जाता था और सी को 1 हिस्सा बचता था। अब इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब इस तरबूज का जब भी प्रॉफिट मिलेगा इसका 6 हिस्सा नहीं करेंगे, उसका 3 बराबर हिस्सा करेंगे और एक बड़ा सा हिस्सा मैं लूँगा, एक बड़ा सा हिस्सा तू लेगा, एक बड़ा सा हिस्सा तू लेगा। गॉट इट और नॉट? इस चक्कर में हुआ ये कि अकाउंटेंट ने बोला कि यार जितना बड़ा पीस पहले ए को मिलता था, क्या अब भी उतना ही बड़ा पीस मिलेगा, हाँ या ना? अब भी उतना ही बड़ा पीस मिलेगा। चलो आप इस चीज़ से कंफ्यूज हो सकते हो कि सर अभी तो 6 हिस्सा, अभी तो पहले तो 6 हिस्सा होता था तो समझ में आता था, अभी कैसे हम 3 हिस्से में समझ पाए? फिर से 6 हिस्से कर लो, लेकिन इस बार बराबर बांटना है। तो अब जब 6 हिस्से दोबारा करोगे तरबूज के तो बराबर बांटोगे, तो 1 के हिस्से में 2 जाएगा पीस, 1 के हिस्से में 2 जाएगा और तीसरे के हिस्से में भी 2 जाएगा। यानी कि पहले जहाँ पर 1 3 ले लेता था, 1 1 ले लेता था, अब तीनों 2-2 ले रहे हैं, यानी कि इक्वल ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। कितने से कर रहा है जी? हाँ 2 1/6 और ये कितने से कर रहा है? 1/6। डायरेक्टली बोलो ना यार, गेन 1/6 और ये 1/6। ये तो भैया गेन करेंगे, ये करेंगे सेक्रीफाइस। लेकिन इस चक्कर में जब इन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा तो क्या इनके गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ा होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे तो असर पड़ा कि जो प्रॉफिट आएगा उस पर तो जो भी होगा इनका कैलकुलेशन आपस में असर तो पड़ेगा उस पर। गुडविल पे भी असर पड़ेगा। गुडविल पे बबुआ ये असर पड़ेगा कि जो पार्टनर अपना दे रहा है, किसको दे रहा है? लेने वाले को दे रहा है। वो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान से सुनना, दे क्या रहा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सेक्रीफाइस करने के लिए वो कुछ लेगा, कुछ अमाउंट लेगा। अब वो किस चीज़ का अमाउंट लेगा? वो ही विल टुक द पार्ट ऑफ द गुडविल, ही विल टुक द पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। वो बोलेगा कि हमारे फर्म की गुडविल इतनी है, मान लो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए का 1/6 तू मुझे दे दे तो मैं तुझे अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देता हूँ। और इसने उठाया और 20 लाख का 1/6 दे दिया। और यही चीज़ें होती हैं। तो जो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, अब मैं बोलूँ कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, तो एक इसकी स्टेप 1 में सबसे पहले क्या होता है? स्टेप 1 में सबसे पहले होता है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और
गेनिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स। जब वो चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड, उसके बाद एंट्री पास करनी पड़ेगी, एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब एंट्री पास कैसे करनी पड़ेगी, एक बेसिक एंट्री है, व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज फ्लक्चुएटिंग। आपको पता होगा ना कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या तो फिक्स्ड होता है या तो फ्लक्चुएटिंग होता है। तो मैं यहीं पे दोनों चीज़ें लिख दे रहा हूँ, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, गेनिंग पार्टनर्स जो होंगे, गेनिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर गेन करेगा, यहाँ पे कौन गेन कर रहा है, सी, तो सी क्या हो जाएगा, डेबिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या फिर समझो अकाउंट, या फिर गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, डेबिट। जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना, समझ में आई ना। टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, क्रेडिट में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स आ जाएंगे। समझ में आई। अब मुझे इसी चीज़ में एंट्री लिखना हो तो, अच्छा मैं इसी क्वेश्चन को पूरा करता हूँ, पूरा ये करता हूँ, फिर से क्वेश्चन मेड करते हैं। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 का रेशियो है। एंड नाउ दे हैव डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:1:1 इक्वली। एट दिस टाइम, at the time of reconstitution of partnership, reconstitution of partnership, the valued goodwill of the firm is, the valued goodwill of the firm is कितना मान लें, 18,000 मान लेते हैं, वही वाला क्वेश्चन मान लेते हैं कि 18,000 रुपए का वैल्यूड गुडविल है। तब क्या करेंगे, अब हमने यहीं से कैलकुलेट कर लिया कि भैया ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/6 सेक्रीफाइस कर रहा है, सी गेन कर रहा है 1/6। तो हमारी एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे, गेन कौन कर रहा है भैया, सी, तो क्या लिखेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, डेबिट। फिक्स्ड है तो करंट, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। टू एज कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट कितना होगा। अब यहां पे आता है झोल। झोल कैसे, देखो जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए और कोई और पार्टनर गेन कर जाए, तब हम पूरे के पूरे वैल्यू को लेते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू अफेक्टेड होता है। पूरा वैल्यू कितने से अफेक्टेड होगा, 18,000 रुपए से 1/6। ए किसका 1/6 पा रहा है, इस 18,000 का 1/6 पा रहा है, और सी किसका, सॉरी ए किसका दे रहा है, इतना दे रहा है, 18,000 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये कितना हो जाएगा, 3,000 रुपीज़। आप कहोगे कि सर हम क्या 18,000 का 1/6 डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ऐसे ही निकाला तो जाता है, डायरेक्टली ही तो निकाला है, कुछ और तो है नहीं ना इसमें। समझ में आया कि नहीं, आप लोग समझ में आया जी, ऑनलाइन वाले हैं, आप लोगों को समझ में आया, वैसे भी कोई पढ़ता तो है नहीं ऑनलाइन आता ही होगा, एक आध जो इक्का दुक्का देखते होंगे उनको तो आता ही होगा। चलो मैं पॉज करता हूँ ताकि मैं मिटा लूँ। देखो जो मैंने ये मेथड बताया ये एक्चुअली में पुराने तरीके से सॉल्व होता था, है ना। अभी 2 साल पहले एक चेंज आया है, इसमें चेंज क्या आया है, इसको नए तरीके से सॉल्व करना है, इसी सेक्रीफाइस और गेन को।
तरीका क्या है, कुछ एक्चुअली अभी जो नया पुराना तरीका था वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ज़्यादा बेटर इसलिए क्योंकि वो उसमें दिखता है चेंज होता हुआ, इसमें आपको दिख रहा है चेंज होता हुआ। नया तरीका ये है कि ये इसको मैं मिटाता हूँ। नया तरीका ये है कि आप इसके लिए 2 एंट्री करोगे। 2 एंट्री करोगे। पहली जो एंट्री होगी वो ओल्ड वाले के लिए होगी और जो दूसरी वाली एंट्री होगी वो न्यू वाले के लिए होगी। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है? एडजस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें पैसा डाल दिया है उसको निकालना और जिसमें पैसा डालना है उसमें डालना। इसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं, समझ रहे हो ना? अगर जूते के डब्बे में मिठाई डाल दिए हैं तो क्या करेंगे? निकालेंगे भाई, क्या कर सकते हैं। फिर जूते के डब्बे में जूता ही डालेंगे और मिठाई के डब्बे में मिठाई डालेंगे। यही काम एडजस्टमेंट में होता है। तो आप ना ओल्ड वाले का पहले एंट्री कर लो, ओल्ड वाले की एंट्री निकालने की, है ना, इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से निकालने की क्या एंट्री होगी? गुडविल के लिए, सिर्फ स्पेशली इस गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कितनी है जी? 18,000 है। इसको किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि इसको निकाला जा रहा है ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में। तो ये इसमें बांटेंगे तो 3,000 इसका आएगा, 6,000 इसका आएगा और 9,000 इसका आएगा। ठीक, इसके जस्ट बाद ये हम एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये कौन सी एंट्री कर रहे हो? एडजस्टमेंट एंट्री, नए तरीके से, जैसे अब फॉलो किया गया है दूसरा, तो नंबर कटेगा क्योंकि अब वो फॉलो नहीं हो रहा है, अभी ये फॉलो हो रहा है। पढ़ाया मैं क्यों? इसको समझने के लिए। अगर मैं ये नहीं समझाता तो तुम ये कैसे समझते? अभी बता रहा हूँ कैसे। इधर देखो, शांत रहना यार, तुम बोलना नहीं तुम्हें, ठीक है? आगे देखो, इसको अब हम डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब हमें न्यू इसी 18,000 की गुडविल को जो हम 3:2:1 दे करके रखे थे उसको निकाल लिया हमने। अब इसी 18,000 की गुडविल को हमें 1:1:1 में देना है। तो जब 1:1:1 में देना है तो क्या लिखेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे एंट्री उल्टी हो गई, गुडविल यहाँ पे क्रेडिट था, अब यहाँ पे डेबिट हो गया। गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मामला वही है 18,000, लेकिन ये किस में है? न्यू रेशियो में है। किस में है न्यू रेशियो? 1:1:1 में। तो ये कितना आ जाएगा? हाँ, अरे न्यू रेशियो 2:2:2, इसको और छोटा करोगे तो 1:1:1 ही तो आएगा। कितना हो जाएगा? 3,000 नहीं, 3 नहीं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 3 6 18, 6 कम 6, 6,000, 6,000, 6,000। मामला देखो वहीं पे आ गया। मामला कैसे आ गया? अभी हमने कुछ देर पहले एंट्री क्या की थी कि इसको 3,000 मिलता है, अब इसको 6,000 मिलेगा, तो क्या ये गेन कर रहा है कि नहीं? इसको कितना मिलता था? इसको 3,000 मिलता था। अब न्यू में देखो तो न्यू में इसको अब मिल रहा है 6,000, तो इसने क्या किया? इसने गेन कर दिया। इसको मिलता था 9,000, अब इसको मिल रहा है 6,000, तो इसने क्या किया? इसने सेक्रीफाइस कर दिया। बी को कोई असर नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। गॉट इट? समझ में आया या नहीं? चलो, अगर ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से कि आपका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये समझ में ही आ गया होगा, इसमें और कुछ नहीं है। और ये किस, अच्छा एक चीज़ और है, आप सवाल फिर पूछोगे सर कौन सा वाला गुडविल बटता है, किस वाले गुडविल का एडजस्टमेंट होता है? तो बबुआ ये जो वैल्यूड गुडविल होगा ना, वैल्यूड गुडविल, ये वैल्यूड गुडविल का ये सब हो रहा है। आप पूछोगे कि इसमें भी कुछ गुडविल है क्या? हाँ, एक गुडविल होता है वैल्यूड, एक होता है एक्यूमुलेटेड। अब वैल्यूड का क्या मतलब होता है? वैल्यूड का मतलब होता है इस साल का गुडविल, अभी का गुडविल,
इस टाइम का गुडविल, जब चेंजेस हो रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, इस टाइम का गुडविल। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पुराना गुडविल जो बांटा नहीं गया है अभी तक से। एक बात बताओ, हम जो ये सारा पलंजर कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? एक्यूमुलेटेड के लिए या वैल्यूड के लिए? वैल्यूड के लिए। और अगर एक्यूमुलेटेड गुडविल होगा, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है पुराना गुडविल जो बांटा नहीं गया है। तो अगर एक्यूमुलेटेड गुडविल भी क्वेश्चन में दिया है तो उसको क्या करेंगे? भाई पुराना गुडविल है, किसको बिलोंग करता है? पुराने पार्टनर्स को बिलोंग करता है। और किस रेशियो में बिलोंग करता है? ओल्ड रेशियो में बिलोंग करता है। तो हम वैल्यू एक्यूमुलेटेड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। बाकी जो वैल्यूड गुडविल है उसको पहले हम क्या करेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, फिर हम उल्टा करके लिख देंगे। गॉट इट और नॉट? समझ में आया जी? एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये हो तो गई फाइनल जनरल। अच्छा, फाइनल जनरल एंट्री। अच्छा हाँ, एक और फाइनल जनरल एंट्री पास कर दो, तीसरी, इसकी तीसरी। इन दो एंट्रीज के बाद एक और फाइनल जनरल एंट्री होगी, यही एडजस्टमेंट की एंट्री होगी। एडजस्टमेंट एंट्री होगी, यही शो करने के लिए, मैं भूल गया था, तीसरी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री, इसी को शो करने के लिए। क्या? वही वाली, याद करो, कौन सी वाली? कौन सी वाली? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही वाली करो। गेनिंग पार्टनर कौन है इसमें? सी है, तो लिख दो भैया, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। इसमें 3 एंट्री होती है एक्चुअली में। कितने का होगा जी? देखो 9 और 6 में कितने का अंतर है? 3000 का, तो ये 3000 का। इसके 3 और 6 में कितने का अंतर है? 3000। सो दिस एंट्री हैज़ बिन डन। आगे करते हैं, मैं थोड़ा ये पॉज कर देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो ये लेक्चर वैसे भी अब 1 घंटे का हो चुका है, यहाँ पे बैठे बैठे बच्चों को 1.5 घंटे हो चुके हैं। तो आज के लिए लेक्चर बस इतना ही समाप्त करते हैं। अगले दिन जब आप आएंगे तो आपको मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ कि आप ये सारी चीज़ें करके आइएगा, इलस्ट्रेशंस तो लगा ही लीजिएगा। एडजस्टमेंट, कल एक और क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में मैं बताऊंगा कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, एक्यूमुलेटेड गुडविल हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गए, और जनरल रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया। उन चीज़ों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू।